नमस्कार छात्रों, आज का अपना टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था। बीए पार्ट प्रथम पेपर फर्स्ट का अगला टॉपिक राजनीति विज्ञान के मूल आधार का राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का अर्थ क्या है? तो राजनीति व्यवस्था का अभिप्राय क्या है? व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत मूलतः समाजशास्त्र से लिया गया है, जिसे डेविड स्टर्न ने अपनी कृति द पॉलिटिक्स सिस्टम में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। डेविड स्टर्न से पूर्व भी कुछ एक समाजशास्त्रियों जैसे टेलकार्ट, पार्सन, मार्टन कापलान ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रयुक्त किया था, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले डेविड स्टर्न ने इसका प्रयोग किया। तुलनात्मक राजनीति के लेखकों ने व्यवस्था विश्लेषण की परिभाषा देने का प्रयास किया। विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इसकी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। डेविड स्टर्न: किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था का जिससे उसे समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होती है, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। डेविड स्टर्न के द्वारा बाद में संशोधित परिभाषा इस प्रकार से प्रस्तुत की गई कि राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है जो उस वातावरण या परिवेश जिससे वह घिरी हुई होती है और जिसके अंतर्गत वह प्रचलित होती है स्पष्टतः पृथक्कनीय रहती है। इसी प्रकार आमंड एम पावेल: राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की आत्मनिर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसी संबंध सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य अंतःक्रियाशील अंगों और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है। तो राजनीतिक व्यवस्था, अब राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण क्या क्या हैं? तो इसके कुछ मौलिक लक्षण है राजनीतिक व्यवस्था के। राजनीतिक व्यवस्था समाज में जो पाई जाती वाली अन्य व्यवस्थाओं से अलग है थोड़ी सी, इसलिए इसके जो मौलिक लक्षण है वो हैं। पहला है औचित्यपूर्ण शारीरिक उत्पीड़न। राजनीतिक व्यवस्था के साथ न्याय संगत शारीरिक उत्पीड़न जुड़ा हुआ है, जिससे स्टर्न ने मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, लासवेल ने सत्ता और रॉबर्ट डाहेल ने शक्ति, विधि और सत्ता की संज्ञा दी है। राजनीतिक व्यवस्था में औचित्यपूर्ण दंड की प्राधिकृत शक्ति, उसे लागू करने की शक्ति तथा किसी को बाध्य करने की सत्ता आदि सम्मिलित होती है। यद्यपि राजनीतिक व्यवस्था शक्ति और बल के साथ ही अंतर संबंध नहीं है, बल्कि उत्पीड़न व दबाव इसका एक विशिष्ट गुण मात्र है। इस विशिष्ट गुण का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था के भीतर न केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती हैं, अपितु अन्य सभी प्रकार की रचनाएं यथा रक्त समूह, जाति समूह, दल व हित समूह आदि भी करती हैं। दूसरी विशेषता है व्यवस्था के विभिन्न अंगों में अन्यायश्रितता। व्यवस्था के विभिन्न अंगों में अन्यायश्रितता। राजनीतिक व्यवस्था के अंगों में अन्यायश्रितता भी पाई जाती है। अन्यायश्रितता से हमारा तात्पर्य है कि जब किसी व्यवस्था में किसी अंग के गुण में परिवर्तन होता है तो अन्य सभी अंग उस परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, अर्थात संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। राजनीतिक व्यवस्था में भारी संचार माध्यमों के विकास आदि के फलस्वरूप व्यवस्था की सभी संरचनाओं के कार्यकलापों में परिवर्तन आ जाते हैं और अपने घरेलू तथा वैदेशिक वातावरण में व्यवस्था की सामान्य क्षमताएं प्रभावित होती हैं। दूसरे शब्दों में, जब व्यवस्था में किसी एक चल तत्व के परिणाम अथवा गुण में परिवर्तन आता है तो दूसरे चल तत्व भी प्रभावित होते हैं और उनमें न्यूनाधिक परिवर्तन होता है। व्यवस्था की क्रियाशीलता के तरीके में भी परिवर्तन आ जाते हैं, अथवा अव्यवस्थित और अनुशासनहीन
अंग नियामक और अनुशासित अंगों के कारण अनुशासित हो जाते हैं। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का तीसरा मौलिक लक्षण इसकी सीमा का विचार है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं निर्धारित होती हैं, जिसके आधार पर किसी देश की व्यवस्था को अधिनायकवादी या प्रजातांत्रिक आदि कहा जाता है। प्रत्येक व्यवस्था कहीं ना कहीं से आरंभ होती है और कहीं ना कहीं जाकर के वो रुक जाती है। एक राजनीतिक व्यवस्था नागरिकों, प्रजाजन, मतदाताओं आदि की अन्य कार्यकारी भूमिकाओं से निर्मित होती है। कोई व्यवस्थापक होते हैं, तो कोई सैनिक कर्मचारी, तो कोई न्यायाधीश होते हैं। जो व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं, वे ही अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में, जैसे अर्थव्यवस्था में, धार्मिक समुदाय में, परिवार के साथ अन्य ऐच्छिक संघों में अलग अलग भूमिका अदा करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका अदा करने के प्रसंग में लोग अपने हित और समूह बनाते हैं, मतदान करते हैं, कर चुकाते हैं, अर्थात अपनी गैर राजनीतिक भूमिकाओं से निकल करके वे राजनीतिक भूमिकाएं निभाते हैं। अधिक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि चुनाव के दिन जब नागरिक अपने खेतों, कारखानों और कार्यालयों को छोड़कर मतदान स्थलों पर जाते हैं, तो वे अर्थव्यवस्था की सीमा लांघकर शासनतंत्र की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, अथवा गैर राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं सापेक्ष रूप से काफी लचीली होती हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था की कुछ सीमाएं भी हैं। अब ये तो थे राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण। अब राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं। राजनीतिक संसाधनों का असमान नियंत्रण। अपने राजनीतिक विकास के कारण प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कोई विशेषता पाई जाती है। राजनीतिक संसाधन जैसे संपत्ति, शक्ति, सामाजिक स्तर और राजनीतिक कार्य सभी व्यक्तियों के समान नहीं रह पाते हैं। इन संसाधनों पर किसी का कम तो किसी का अधिक अंकुश रहता है। समान रूप से विभाजित नहीं होने के कारण इन राजनीतिक संसाधनों द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और प्रकृति से भी व्यक्तियों के मध्य अंतर्दृष्टिगत होते हैं। इससे राजनीतिक संसाधनों के समान नियंत्रण का प्रश्न ही नहीं उठता है। डाहल के अनुसार राजनीतिक संसाधनों की असमानता 4 मुख्य अंतरों के कारण पाई जाती है। पहला है व्यक्ति के कार्यों का विशेषीकरण। दूसरा, जन्म से ही मनुष्य में मौलिक अंतर। तीसरा, व्यक्ति के उद्देश्यों और प्रेरक शक्तियों में अंतर। चौथा, लोगों की कार्य करने की क्षमताएं। इन अंतरों के चलते हुए राजनीतिक व्यवस्था के साधनों पर समान नियंत्रण नहीं हो पाता, जिससे समाज में एक ऐसी समानता नहीं हो पाती। ऐसे समाज की कल्पना करना असंभव जिसमें सभी वयस्कों के बीच राजनीतिक संसाधन समान मात्रा में निर्धारित नहीं किए गए हैं। दूसरा है राजनीतिक प्रभाव की खोज। लगभग सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में कुछ व्यक्ति राजकीय नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए इच्छुक होते हैं। सरकारी यंत्रों पर अपना नियंत्रण कायम करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति राजनीतिक प्रभाव जमाना चाहता है। प्रशासनिक यंत्र पर नियंत्रण व्यक्ति के उद्देश्यों और मूल्यों को प्राप्त करने पर अत्यंत प्रभावशाली साधन है। यही कारण है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में महत्वाकांक्षी व्यक्ति इस शक्ति को पाने के प्रयासों में लगे रहते हैं। तीसरा है राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी व्यक्ति अधिकारों के संबंध में समान होते हैं, किंतु जहां तक राजनीतिक प्रभाव का प्रश्न है, सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते। कोई राजनीति के प्रति उदासीन रहता है, तो किसी की राजनीति में अधिक अभिरुचि होती है। कोई पंचायत का मुखिया बनकर भी संतुष्ट हो जाता है, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना चाहता है। समाज के विभिन्न प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव के प्रति उनके दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का राजनीतिक प्रभाव अलग अलग होता है। एक राजनीतिक व्यवस्था में शासक और शासित के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं। जो लोग शासक वर्ग को सत्ता में बनाए रखने में सहायक होते हैं, उनको राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने का मौका
दिया जाता है। अतः राजनीतिक प्रभाव का समान रूप से वितरण राजनीतिक व्यवस्था में नहीं होता है। चौथा है संघर्षपूर्ण उद्देश्यों का समाधान। राजनीति की एक मौलिक विशेषता है कि वह मानवीय समूह के मध्य होने वाले संघर्षों के समाधान का प्रयत्न करती है। मानव समाज को हो या कोई राजनीतिक व्यवस्था, लोगों के हितों और उद्देश्यों में टकराव अवश्य है। राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार अस्थिरता से बचाने के लिए बाध्यकारी शक्ति द्वारा संघर्षपूर्ण उद्देश्यों का समाधान किया जाता है। पांचवा है वैधता या औचित्यपूर्णता की प्राप्ति। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को संघर्षपूर्ण उद्देश्यों के समाधान में शक्ति या बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। यह बल प्रयोग हिंसा या दंड के रूप में न होकर लोगों के नैतिक विश्वास एवं उपयोगिता पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था के सभी कार्यों को औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। आधुनिक प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में तो यह परम आवश्यक हो जाता है। छठा विचारधारा का विकास। किसी भी व्यवस्था में राजनीतिक प्रभाव को सत्ता में बदलने के लिए विचारधारा की आवश्यकता होती है। राजनीतिक व्यवस्था के नेतृत्व का सदैव यह प्रयास रहेगा कि उसके नेतृत्व को सभी लोग स्वीकार करें। यह किसी राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए भले ही सभी व्यक्ति सहमत नहीं हो तो भी एक विचारधारा का निर्माण अवश्य करना चाहिए। सातवीं दूसरी राजनीतिक व्यवस्था के संग अंतःक्रिया। आज संपूर्ण विश्व विज्ञान और तकनीकी के तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप ग्लोबल विलेज की अवधारणा साकार हो रही है। ऐसे में राजनीतिक व्यवस्था का एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करना स्वाभाविक है। अतः किसी एक व्यवस्था में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी व्यवस्था में पड़े बिना नहीं रह सकता है। सजग और सजीव व्यवस्था। व्यक्ति की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं परिवर्तित होती रहती हैं। ऐसे में राजनीतिक व्यवस्था के तदनुरूप परिवर्तन वांछित रहता है। अतः इस हेतु राजनीतिक व्यवस्था का सजग या सजीव होनी चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था का कायम रहना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वह परिवर्तनों के प्रति कितना जागरूक है। यही जागरूकता अन्य शब्दावली में राजनीतिक व्यवस्था की सजगता है। तो राजनीतिक व्यवस्था की जो उपयुक्त विशेषताएं हैं उनसे रॉबर्ट डेल के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती है। इनमें मात्रा का अंतर हो सकता है किंतु प्रकारात्मक अंतर नहीं हो सकता। राजनीतिक व्यवस्था की और भी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन रॉबर्ट डेल के अनुसार पूर्वोक्त विशेषताएं प्राय सभी राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान रहती हैं। तो ये था राजनीतिक व्यवस्था।